हिंदी के ये 25 क्वेश्चन आपकी तैयारी को परखेंगे, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, समक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, स, सम, सन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, तो यहां पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 1 के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सही जवाब मिलेगा सत धन मति। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? पुस्तक, व्याकरण, तिजोरी, चिड़िया। पुस्तक पढ़ी जाती है, तिजोरियां तोड़ी जाती हैं, चिड़ियां उड़ती हैं। व्याकरण जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला देखिएगा, सघोष व्यंजन नहीं है निम्नलिखित में से। प्रश्न संख्या 4, तो सघोष और अघोष की जानकारी अगर आपको नहीं है इसी वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल प्रश्न संख्या 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करें अगर हम घोष वर्ण की, जिनको हम सघोष भी कह सकते हैं, घोष को हम सघोष भी कह सकते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है या प्रयोग होता है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। ट्रिक क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा और साथ ही साथ य, र, ल, व, ह, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अघोष के अंतर्गत क्या आएगा? अघोष के अंतर्गत ट्रिक ये है कि दूसरा और पहला, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा साथ ही साथ स, 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 ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पे आपसे पूछ रहा था सघोष व्यंजन नहीं है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा था कि अघोष कौन सा है? अघोष की हमने आपको क्या ट्रिक बताई? पहला और दूसरा। तो यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ता क्या है? पहला है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं सघोष और अघोष, ठीक है। अघोष में पहला और दूसरा यानी 12 और 345, इतना याद रखिएगा। उपनिरीक्षक पद में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 5, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तो इसमें आप देखते होंगे कर्ता ने कर्म को इसका प्रयोग किया जाता है और जो भी होते हैं कारक चिन्ह। कर्मधारय में विशेषता बताई जाती है और बहुब्रीहि में तीसरा पद वो मेन होता है, अर्थ जो निकलता है। तो यहां पे उपनिरीक्षक, निरीक्षक की विशेषता बताई जा रही है, तो यहां पे आंसर जाएगा कर्मधारय समास के साथ, ठीक है। ये हमने आपको बताया कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय में विशेषता बताई जाएगी, जो भी शब्द दिया होगा। द्विगु में पहला शब्द, पहला पद जो है वो पद संख्यावाचक होगा। द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होंगे और बहुब्रीहि में किसी तीसरे शब्द की प्रतीत होती है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन, अल, अल या फिर अलम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आंसर जाएगा अलम प्लस कार बराबर अलंकार हो जाता है। यहां पे भी व्यंजन संधि है। यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? तो यहां पे ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है। और सर्वनाम में एक आपने पढ़ा होगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यह पुस्तक है। यह जो है यहाँ पे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक विशेष है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, एक वचन स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, लाघव शब्द किसका विपरीतार्थक है? सॉरी, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 आपके सामने। काउंट करते चलिएगा कि आप 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक दे पाते हैं। लाघव का हो जाएगा विस्तार। स्वर किसका भेद है? स्वर। समास, तो समास के अंतर्गत तो स्वर नहीं आता है, संधि के अंतर्गत भी नहीं आता। आता किसके अंतर्गत है? वर्ण के अंतर्गत, स्वर व्यंजन। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। महाप्राण व्यंजन कौन है? बहुत आप हो सकता है कंफ्यूज होते हो। महाप्राण, महाप्राण का मतलब बोल करके देखिए जिसमें ज्यादा मुंह खुले, आपका ज्यादा हवा निकले। महाप्राण। त बोलिए, ड बोलिए, ह बोलिए, ला बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप बोल करके चेक करेंगे तो हा जो है महाप्राण होगा। बोल करके अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसकी हम आपको ट्रिक बताते हैं। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पे कम हवा
से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण के लिए ट्रिक क्या है? अल्प मतलब क्या? कम। कम है तो क्या? पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण है तो कौन कौन सा आ जाएगा? दूसरा और चौथा। महा मतलब क्या? ज्यादा। तो बड़ा क्या होता है? दो बड़ा होता है, एक बड़ा होता है। आप कहेंगे दो बड़ा होता है, तो दो और दो के बाद चार महाप्राण। 1, 3, 5 में आपका आ जाएगा अल्प प्राण। सभी स्वर अल्प प्राण है, इनकी संख्या 20 है अल्प प्राण की। महाप्राण की संख्या 14 है। महाप्राण में कौन कौन से आ जाते हैं? ऊष्म भी आते हैं। ऊष्म तो आप जानते होंगे 4 है, स स स। ठीक है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे संख्या भी पूछ लेता है। तो अब आप समझ गए होंगे महाप्राण में हमने आपको क्या बताया? दूसरा और चौथा। अब वर्ग तो आपको पता होगा, का से क ख ग घ अंगा च छ ज झ, है ना। तो यहां पे प्रश्न संख्या 10 में आपने आंसर टिक किया था हा। क्यों? क्योंकि महाप्राण में हमने आपको बताया ऊष्म भी आते हैं, ऊष्म वर्ण, ऊष्म में आ जाता है स स स हा, इसलिए यहां पे आंसर गया था हा के साथ। अनुपम शब्द में उपसर्ग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, अनु, अ, अन, अनु। 11वां प्रश्न आपके सामने। तो यहां पे अन उपसर्ग होगा। मूल शब्द के पहले लग करके जो शब्द होते हैं, उपसर्ग होते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं, उन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कवि द्वारा कविता सुनाई गई, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कवि द्वारा कविता सुनाई गई, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो यहां पे आंसर जाएगा कर्मवाच्य के साथ। नहीं पता आपको वाच्य क्या होता है? ये बताते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की है, कर्ता की है, भाव की प्रधानता है, इसको हम वाच्य कहते हैं। 3 प्रकार का वाच्य होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस को हम कहते हैं कर्मवाच्य, और इम्पर्सनल वॉइस को हम कहते हैं भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है? तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे ये पता चले कि कर्ता की प्रधानता है। जहां पे कर्ता की प्रधानता है, के फॉर कर्ता और के फॉर कर्तवाच्य, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इससे रिलेट करके। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो वहां पे क्या होगा? कर्तवाच्य होगा। जैसे यहाँ पे रमेश केला खा रहा है, दिनेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य क्या है? जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जैसे मैं यहाँ पे दूध पीता हूं, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य क्या है? जिसमें भाव की प्रधानता हो, जैसे मोहन से टहला नहीं जा रहा, तो भाव निकल रहा है कि उससे नहीं हो पा रहा है काम, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, इसका नोट्स बना लीजिएगा कि कवि द्वारा कविता सुनाई गई, तो ये क्या निकल रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कविता सुनाना क्या है? कर्म हो रहा है, कर्म पे प्रधानता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य, अर्थात 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, तत्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। परस का स्पर्श, धुर का धुर, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इधर वाले में हलंत नहीं होगा, इधर होगा, तो ये तो सही है तीनों। शगुन का शगुन नहीं होता है, बल्कि शकुन का शगुन होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये गलत दिया था। सावधान में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, यहां पे हो जाएगी दीर्घ संधि। कैसे होगी? तो स प्लस अवधान बराबर हो जाएगा सावधान। छोटा आ और आ मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, यहां पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। हमने लाइक के लिए नहीं कहा आपसे, क्या आप लाइक नहीं करेंगे इस वीडियो को? पसंद आएगा तो जरूर करेंगे, हमें भरोसा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धर्माधर्म में कौन सा समास है? समास के बारे में हमने आपको बताया, पहला पद प्रधान हो अव्ययी, दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व। तो यहाँ पे धर्माधर्म, धर्म और धर्म, जहां पे आप विग्रह करने पर और शब्द से जुड़ जाए, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो वहां पे क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पल पल में कौन सा समास है? कमेंट करके बताइएगा। पल पल में कौन सा समास है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। नौलखा, गाना सुना है ना, मुझे नौलखा मंगा दे, तो बताइएगा नौलखा में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाचक, अर्थात यहाँ पे द्विगु समास होगा। पूत सपूत तुका धन संचय, पूत कपूत तुका धन संचय, कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे,
तो आंसर जाएगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब अगर आपसे यहाँ पे अनुप्रास ना दे करके लाटा अनुप्रास लिखा होता तब भी सही होता, अर्थात जब किसी शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य की आवृत्ति ही एक से अधिक बार हो तो वहां पे क्या है, लाटा अनुप्रास। पूरा देखिए ये पूरा रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या अनुप्रास तो है मगर कौन सा, लाटानुप्रास अलंकार है। योजक चिन्ह का अन्य एक नाम और भी है, योजक चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, पाद चिन्ह, सामासिक चिन्ह। प्रश्न संख्या 18 ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। देख सकते हैं यहाँ पे अल्प विराम कैसे लगाया जाता है, तो ऐसे कॉमा आप जिसको कहते हैं, पूर्ण विराम में आप ऐसे डंडा खींच देते हैं, उप विराम में ऐसे डैश, अर्ध विराम में हाफ मतलब डॉट और नीचे कॉमा, योजक चिन्ह में ये डैश। तो ये योजक चिन्ह है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम पाद चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपकी परीक्षा में बन सकता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो कोई निश्चित बात तो कही नहीं जा रही, तो ये तो होगा नहीं, अपने बारे में भी कोई बात नहीं कही जा रही, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, संबंधवाचक, क्योंकि संबंध बताया जाए, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, ये संबंध बताया जा रहा है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, उसी, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, जो। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अल्पवृत्ताकार स्वर है। तो आपने अगर वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का आंसर नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हम आपको शॉर्ट में इससे संबंधित चीजें बताते हुए चल रहे हैं ताकि इसी टाइप के अगर अगली बार प्रश्न आए तो आपके गलत ना हो। तो यहां पे आंसर जाएगा ए के साथ। अल्पवृत्ताकार का मतलब है जब आप मुख से बोले तो कम आपका मुंह गोल हो, वृत्त मतलब गोल, ठीक है। कैसे, तो बोल करके देख लीजिए, ऊ बोलिए, ऊ बोलिए, ओ बोलिए और ए बोलिए। सबसे कम मुख किस में खोल रहा है, गोल किस में कम बन रहा है, तो ए में बन रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। वृत्ताकार स्वर में क्या होता है, वृत्ताकार स्वर, इसमें इसके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, ऊ, ओ बोल करके देखिए। अवृत्ताकार में क्या होगा, अ, ई, पूरा गोल नहीं होगा, हल्का सा भले गोल हो जाए, ठीक है। तो व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 14। इसमें विवाद का मुद्दा है, वैसे हमारे हिसाब से 48 है, कई किताब आप देखेंगे कि कहीं पे 44 मिलेगा, कहीं पे 46 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, अब शुरुआत मतलब लास्ट के 2-3 प्रश्न होंगे साहित्य के। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू, चंद्रवरदाई, सरहपा, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर जाएगा यहाँ पे सरहपा के साथ। हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, चंद्रवरदाई, श्रीधर पाठक, लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, तो आंसर जाएगा यहाँ पे चंद्रवरदाई के साथ। हिंदी के पहले महाकवि कौन है, चंद्रवरदाई। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। ये जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है, जूही की कली, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, तो यहां पे आंसर जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ, ठीक है। इसमें जो है जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है, नायक पवन उसे छोड़कर दूर मलयगिरी की पर्वत पर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, प्रश्न संख्या 25 आपके सामने। सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये लिखा गया है लाला श्री निवास दास जी के द्वारा। तो एक प्रश्न हमने आपको बताया था कि आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पल पल में कौन सा समास होगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 25 में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूपी टेट, सुपर टेट टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।